करेंगे और उसका प्रूव करेंगे कि गॉस लॉ का प्रूफ क्या है। तो गॉस लॉ का प्रूफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। अभी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद उसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ उसका बहुत ईजी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो गॉस लॉ क्या कहता है, इट स्टेट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि इट स्टेट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ क्लोज सरफेस। क्लोज्ड सरफेस मतलब क्या होगा यहाँ पर, 3D शेप वाली, मतलब कि जिनके पास लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों होंगी, वो होती है हमारी 3D सरफेस। क्या, एयर और वैक्यूम के लिए इस 1/ε0 टाइम चार्ज। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको डोनेट करते हैं हम 5 से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर बात किसकी हो रही, चार्ज की, और इनटू में इसे इस तरह से लिखा गया है। यहाँ पर बात चार्ज की हो रही है और इनटू 1/ε0। तो इस तरह से कुछ इसका फॉर्मूला बना है, Q/ε0। यहाँ पर Q क्या है, चार्ज है, Φ0 वैल्यू क्या है, एयर और वैक्यूम के लिए परमिटिविटी। आप लोग जानते होंगे, यदि आपने वो किया है कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ किया, तो परमिट यहाँ पर ε0 क्या होता है हमारा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस यहाँ पर मतलब क्या है, एयर और वैक्यूम के लिए। तो आप ε0 पता है, और Q का मतलब चार्ज होता है, इसका जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम 5 से। तो गॉस लॉ की हमारी डेफिनेशन है, आप इसे लिख सकते हैं, 2 नंबर में पूछी जा सकती है, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं MP बोर्ड में। तो आप करते हैं इसका प्रूफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रूफ अच्छे से समझिएगा। अब इसका हम प्रूव करेंगे। तो गॉस लॉ की डेफिनेशन में इसका फॉर्मूला याद रख लीजिए, क्योंकि ये अब जो आगे डेरिवेशन होगी, जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है, उनमें ये लगेगा। तो देखिए प्रूव करते हैं हम इसका। चलिए बच्चों, अब देखते हैं गॉस लॉ की इम्पोर्टेंट चीज़ जो गॉस लॉ से पूछी जाती है, वो उसका प्रूफ होता है। तो उसे प्रूफ कैसे किया जाता है, यहाँ पर देखिए हमने स्टेटमेंट लिख लिया, इसके अकॉर्डिंग हम पूरा ये हमारा गॉस लॉ को प्रूव करके दिखाएंगे। गॉस लॉ आपको पता है, φ = Q/ε0 होता है, अभी आपने देखा, उसको हमको प्रूव करके लाना है। उसे कैसे प्रूव करेंगे, तो कंसिडर स्फेरिकल सरफेस। यहाँ पर ये क्या है, एक स्फेरिकल सरफेस, ये 2D सर्कल नहीं है हमारा, ये कैसे सर्कल है, 3D। मतलब कि ये हमारी फुटबॉल जैसा, बॉल देखिए ना, उसमें गोल होती है बिल्कुल, ये ऐसा नहीं है कि ऐसा का ऐसा रखा हुआ, एक साइडेड, ये पूरी बॉल की बॉल है, मतलब स्पेयर है ये, मतलब 3D समझ रहे हैं ना आप, 3D स्पेयर है, तो वो 3D में है, ये ऐसा नहीं है, 3D है। यहाँ पर बनाना पॉसिबल नहीं, इसलिए वो 3D स्पेयर है। तो आप समझ गए होंगे 3D कैसा, फुटबॉल जैसा, बॉल जैसा, वो 3D में है। तो कंसीडर स्पेयर सरफेस ऑफ रेडियस r, इसकी रेडियस क्या है, r है। तो यहाँ पर हम रेडियस मान लेते, एंड चार्ज Q प्लेस एट द सेंटर ऑफ स्पेयर। यहाँ पर क्या करना है हमको, सबसे पहले यहाँ के सेंटर, इसके सेंटर पे स्पेयर के एक चार्ज Q रख लेना है। और क्या करना है, इसकी रेडियस कितनी है हमारी, r है, इसकी रेडियस कितनी, r है। तो इतना समझ में आया आपको। अब क्या करना है, अब हमको करना है जो भी करना है, अब इसका काम खत्म होता है। देखिए अब आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस स्पेयर की, वो कैसी होगी, यहाँ से चारों ओर निकल रही होगी, मतलब कि इस तरफ भी होगी, इस तरफ भी होगी, इस तरफ भी होगी, इस तरफ भी होगी, इसी तरह इस तरफ भी होगी, 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 और इस तरफ भी होगी, और इस तरफ भी होगी, इस तरफ भी होगी। मतलब कि इस इलेक्ट्रिक स्पेयर से इलेक्ट्रिक जो फील्ड की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है हमारी चारों तरफ, मतलब कि इस स्पेयर के चारों तरफ से स्पेयर में सब सारी जगह से निकलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है, सेम है एवरी पॉइंट के लिए, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है और निकलेंगे सारे स्पेयर से बाहर। तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिया हमने, मतलब कि वो जो सीधी लाइन्स होती थी ना, वो नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड चारों ओर से निकल रही, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये समझ में आ गया। तो ये डायग्राम गंदा दिखने लगेगा, तो इनको मैं मिटा देता हूँ, इनको हम मिटा देते हैं। फिजिक्स पढ़ने में आता मजा। ये ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कैसा है, कॉन्सेप्ट वाला है। बाकी एक मैथ में और एक इसमें बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर हमने क्यों ले लिया चार्ज, ये इसकी रेडियस कितनी r है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चारों ओर से निकल रही। दूसरी बात आती है एरिया वेक्टर के लिए। तो एरिया वेक्टर के लिए क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान लेते हैं इस तरफ, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है।
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये हमारी। तो देखिए आपको पता है जो 3D शेप होती हैं, यदि आप पिछली वीडियो देखते आ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, ये मेरा हाथ है, ये मान लीजिए कुछ देर के लिए एक बॉल है। तो बॉल जब भी कोई 3D शेप होगी तो उसमें क्या करेंगे हम, हमेशा जो एरिया वेक्टर होता है वो हमारा कैसा परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। मतलब कि जो हमारा 2D शेप होता है, पहले आपको बता देता हूँ, जो 2D शेप होती है उसमें क्या है, हम दोनों तरफ से ले सकते हैं। मतलब 2D शेप तो ऐसा है जैसे कि ये मान लीजिए एक कोई सीट है हमारी, इसमें हम इस तरफ भी ले सकते हैं हमारा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, और इस तरफ भी ले सकते हैं एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली। लेकिन जो हमारा स्फीयर है, मतलब गोल है वो, तो उसमें क्या है, हमेशा आउटवर्ड लेंगे। इनवर्ट तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि अंदर से वो होलो हो चाहे सॉलिड हो, लेकिन अंदर से तो पैक है ना। तो आउटवर्ड डायरेक्शन में हम इसमें एरिया वेक्टर लेंगे, तो इसका एरिया वेक्टर भी हम इसी डायरेक्शन में ले लेते हैं। तो ये हमारा एरिया वेक्टर भी हो जाएगा। तो समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखिए एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो थीटा होगा हमारा, तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में। तो इसी कारण हमारा जो थीटा होगा यहाँ पर वो 0 होगा। तो थीटा आपको समझ में आया होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, इसी कारण हमारा थीटा यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। अब इस पूरे स्फीयर की हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा पार्ट लेंगे, आपको पता है। और फिजिक्स में छोटा सा पार्ट कैसे लिया जाता है, इतने बड़ी क्यू के लिए हम छोटा सा यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ एक ले लेंगे पॉइंट P, यहाँ पॉइंट P ले लिया, और इस यहाँ पर क्या कर लिया हमने, एक छोटे से चार्ज ले लिया DQ, यहाँ पर ले लिया हमने, ये क्या है, एक पॉइंट है, यहाँ पर क्या है, छोटा चार्ज ले लिया, उसके लिए क्या ले लिया हमने, DQ ले लिया। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब सिंपली हमको इसको फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन प्रूव करना है इससे। तो देखिए सबसे पहले हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला आपको पता है, अब इसे प्रूव करेंगे हम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है हमारा, E D EDA। यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर DQ मतलब सिंपल उसके लिए EDA लिया है। कुछ बुक में यहाँ पर DS भी हो सकता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि मैं चाहूँ यहाँ पर DS भी ले सकता हूँ, क्योंकि स्मॉल सरफेस एरिया के लिए, स्मॉल नहीं, सरफेस एरिया के लिए हम ये भी ले सकते हैं और DA भी ले सकते हैं। तो यदि आपके बुक में DS है तो आप DA की जगह DS भी ले सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिख देता हूँ। यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री। अभी बताया मैंने आपको कैसे है, तो 0 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पर फाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी, EDA। कॉस थीटा, थीटा की जो थीटा 0 डिग्री पर कितना होता है, 1 होता है। तो ये हमारा 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, अब सिंपली हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल कर देंगे। तो इंटीग्रल में देखिए यहाँ पर तो फाई आ जाएगा, फाई आ जाएगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह कैसा है, कांस्टेंट है सबके लिए। मतलब मैंने आपको बताया था यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, सब वो कांस्टेंट है। तो E भी हो जाएगा। खाली जो इंटीग्रल होगा वह किसका होगा, DA का होगा। जो इंटीग्रल होगा वह किसका होगा, सिर्फ DA का होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इतिहास से पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सबके लिए कांस्टेंट है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूरे स्फीयर में सेम है। तो DA का मतलब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई R स्क्वायर। यदि आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है तो पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सब है। यहाँ पर हमने R को कैपिटल लिया था तो कैपिटल ले लेते हैं। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। यदि आपको नहीं पता है तो आप पता याद कर लीजिएगा इसको। तो देखिए D का जब इंटीग्रल करेंगे तो यहाँ पर हम 4 पाई R स्क्वायर यहाँ पर पुट कर देंगे। तो फाई E के लिए हमने क्या कर दिया, 4 पाई R स्क्वायर पुट कर दिया। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब याद आ रही होगी आपको E की वैल्यू। E की वैल्यू क्या होती है, याद है? यदि आपको याद हो तो यहाँ पर हम इसे कैपिटल R ही लेते हैं। हमने डायग्राम में कैपिटल R लिया, इसलिए समझने में आपको आसानी होगी। स्मॉल भी लिख सकता हूँ क्योंकि एक ही R है यहाँ पर। जो आगे अब डेरिवेशन होंगे उनमें R का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैं यहीं से R को आपको समझाते हुए चल रहा हूँ।
अब देखिए यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं जो ई के लिए वैल्यू होती है वी नो द वैल्यू ऑफ ई। ई की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पिछली वीडियो में मैंने इसका डेरिवेशन भी बताया था, यदि आपको याद हो तो वहाँ से आप, और नहीं पता है तो पिछली वीडियो में देख लीजिए, वहाँ से आपको इसका पूरा पता चल जाएगा कि यहाँ से इसको कैसे लिख दिया। और सिंपली आप गॉस लॉ प्रूव करना है, ई इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आप लर्न भी कर सकते हैं, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, नहीं चलो इक्वेशन नाम नहीं देते, यहाँ पर क्या करेंगे हम, क्या लिख देंगे, इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। चलो पुट द वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन 1। यहाँ से ई की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर 5 ई किएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर होगा जादू, क्या जादू होगा, 4 पाई से 4 पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर बचा। अब यहाँ पर क्या बचा, पाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। यही हमको प्रूव करना था। तो बहुत सिंपल डेरिवेशन है, इसमें हमको कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, सिंपल सा डेरिवेशन, एक स्क्वायर ले लेना है, उसकी वजह से हमको पूरा डेरिवेशन सॉल्व कर लेना है। सिंपल सा डेरिवेशन है। ये आपके एमपी बोर्ड में और सारे बोर्ड्स में, एमपी बोर्ड में तो खासकर ये पूछा जा सकता है, बहुत इजी है। एमपी बोर्ड का पेपर यदि आपने देखा हो, पेपर इतना टफ नहीं आता, हमारी एक्सपेक्टेशन में पेपर इजी आता है, लेकिन हम क्या करते हैं, बड़े बड़े डेरिवेशन को कर लेते हैं और जो हमारे पेपर से रिलेटेड ना भी हो हम वो भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि जो 2022-23 की बात करूं तो वहाँ पर फर्स्ट चैप्टर से बस 3 और 2 नंबर का क्वेश्चन आना था, लेकिन जो एक्सियल और एक्सियल हमने अभी किए हैं वो 5 नंबर का क्वेश्चन है। यदि आप 5 नंबर का किससे क्वेश्चन आए तभी उनको पढ़ें, नहीं तो उनका इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा नहीं रहता। तो यदि क्वेश्चन 5 नंबर का नहीं आता है, इसी तरह हमारे गॉस लॉ है, ये छोटा डेरिवेशन है, तो ये 2 या 3 दो में तो नहीं पूछा जाएगा, 3 नंबर में पूछा जा सकता है। तो ये आप 3 नंबर से यदि क्वेश्चन आए तो इसको आप जरूर पढ़ें, और 5 नंबर से भी आए तो कैसे पूछा जाएगा, डिफाइन गॉस लॉ और प्रूव, उसका प्रूफ भी चाहिए, तो उनको डेफिनेशन और प्रूफ से उसे 5 नंबर का बना सकते हैं। तो आपको थोड़ा दिमाग लगा के इन चीज़ों को पढ़ना है, तो आपको समझ में आया होगा गॉस लॉ